ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग न लपेट, न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों से करेंगे। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में उन्होंने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है और कहा है कि पहलगाम हमले का निर्णायक बदला लिया जाएगा। खबर नंबर 2, दूसरी खबर पाकिस्तान की गीदड़ भपकी की। हमले के डर से बौखलाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई भी निर्माण किया तो पाकिस्तान युद्ध छेड़ देगा। खबर नंबर 3 जो हम आपको दिखाएंगे वो ये कि उमर अब्दुल्ला से जुड़ी पाकिस्तान से तनातनी के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों ही नेताओं के बीच आधे घंटे तक बातचीत चली है। साथ ही चौथी खबर कांग्रेस की होगी। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी बोली है कि पाकिस्तानी सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करती है कांग्रेस। और साथ ही पहलगाम हमले के 12 दिन बीत जा चुके हैं, लेकिन पूरा देश ना वो हमला भूला है और ना ही बदले की आग ठंडी पड़ी है। पूरा भारत एक आवाज में कह रहा है कि पाकिस्तान से बदला लो। देश की आवाज से आवाज मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर दोहराया कि भारत पहलगाम हमले का निर्णायक बदला लेगा। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर से सिंधु जल समझौते का रोना रोया है और कहा है कि अगर सिंधु नदी पर भारत ने कोई भी निर्माण किया तो युद्ध जैसा माना जाएगा, युद्ध तय है। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार पर रोक लगाते हुए कोई भी सामान इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। उधर पाकिस्तान के फौजी सीमा पर एक टेरर कैंप में आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी देते नजर आए। देखिए और साथ ही देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से गीदड़ भपकी दी है और साथ ही ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत सिंधु नदी पर कोई निर्माण करता है तो पाकिस्तान हमला कर देगा। ये पाकिस्तान कह रहा है, लगातार गीदड़ भपकी दे रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा है। पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान इस वक्त उसी बिल्ली की तरह है। सुबह दोपहर शाम और रात डरा सहमा पाकिस्तान सिर्फ बकवास कर रहा है। जहारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है। ये बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। पिछले कई दिनों से डरे सहमे ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान से लेकर विदेशी चैनलों पर इसी तरह की उल जलूल बातें कर रहे हैं। माना जा सकता है कि सामने खतरा हो तो अच्छों का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। और देखिए एक बात तो यहाँ तय है कि हमले के डर से पाकिस्तानी हुक्मरानों का दिमाग अभी फिलहाल ठीक से काम नहीं कर रहा है। और साथ ही ख्वाजा आसिफ एक और सिंधु पर गीदड़ भपकी दे रहे हैं तो दूसरी ओर भारतीय वायुसेना की ताकत पर सवाल भी उठा रहे हैं। हकीकत ये है कि ख्वाजा आसिफ जैसे नेताओं के बयान को उन्हीं के मुल्क के लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कल यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अपना दम दिखाया तो पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से जब राफेल से जुड़ा सवाल हुआ तो वो बौखला गए और राफेल के बारे में अंट शंट बकने लगे। हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है हम अल्लाह के फजल से बिल्कुल वी आर वेरी वेल इक्विप्ड। और राफेल हो या राफेल का मामा हो, वो वी विल टेक केयर ऑफ इट, इंशाल्लाह ताला वी विल टेक केयर ऑफ इट। ख्वाजा आसिफ बोलने को तो बोल गए, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना की हकीकत वो भी जानते हैं। इस बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह हमला होने पर जवाबी कार्रवाई की अलग ही धमकी देने लगे। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर हमारे पास तो खोने के लिए बहुत कम है और इंडिया के पास तो फिर बहुत कुछ है खोने के लिए। चीन और अमेरिका की खैरात पर पलने वाला पाकिस्तान इतना डर गया है कि उसके नेता एक के बाद एक गीदड़ भपकी देते फिर रहे हैं।
और जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाई है, तब भारत ने उसे कभी ना भूलने वाला जख्म दिया है। 1965 की लड़ाई हो या फिर 1971 का बांग्लादेश युद्ध हो या फिर 1999 का करगिल युद्ध हो, आपको याद होगा हर बार पाकिस्तान भारतीय फौज के हाथों पिटा है। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान अभी भूला तक नहीं है और उसे पहलगाम हमले के बाद भारत की अगली स्ट्राइक का डर सताने लगा है। वैसे भारत इस बार पाकिस्तान से बड़ा बदला लेने की योजना पर काम कर रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इस बार भारत पाकिस्तान को इस कदर तोड़ देगा कि वो फिर सर नहीं उठा पाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि भारत की 10 स्ट्राइक जो पहलगाम हमले के बाद भारत कर चुका है। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 निहत्थे भारतीयों की जान ली थी और साथ ही 23 अप्रैल को भारत ने पहली स्ट्राइक की है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया और साथ ही सार्क वीजा के तहत पाकिस्तानियों की यात्रा पर रोक लगा दी है। पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए। पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत भारत छोड़ने को कह दिया गया। साथ ही आपको यहां बता दें, 24 अप्रैल को पाकिस्तानी सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट को बंद भी भारत ने कर दिया है। 28 अप्रैल को भारत ने भड़काऊ और भ्रामक खबरें दिखाने के आरोप में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भी बैन कर दिया था। आपको याद होगा 29 अप्रैल को सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। 30 अप्रैल को भारत सरकार ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ये कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेसी वॉर है। साथ ही आपको याद होगा 2 मई को भारत ने पाकिस्तान से होने वाले सभी तरह के आयात और निर्यात पर रोक लगा दी। 3 मई यानी कि आज भारत ने अपने सभी बंदरगाहों पर पाकिस्तानी शिप्स की एंट्री बैन कर दी है। साथ ही पाकिस्तान के साथ सभी तरह के पोस्टल सेवाओं पर भी अब भारत ने रोक लगा दिया है। और अब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लेकिन हमले में शामिल आतंकियों की तलाश अब भी जारी है और अब कहा जा रहा है कि ये आतंकी कश्मीर में ही मौजूद है, वहां छिपे हुए हैं। वो क्यों नहीं ट्रेस हो पा रहे हैं, उनका सच सामने आया है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद आतंकी कहां गए, आतंकियों की मदद किन लोगों ने की, इन चीजों को लेकर एनआईए की जांच जारी है। पहलगाम से जम्मू तक एनआईए की टीम सबूत इकट्ठा कर रही है। आतंकियों के मददगारों से पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पहलगाम हमले में शामिल हासिम मूसा और उसके साथी कश्मीर में ही मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आतंकी घने जंगलों में छिपे हुए हैं। वहीं इन आतंकियों की घेराबंदी को लेकर सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। अब सवाल है कि पहलगाम हमले के 12 दिनों बाद भी आतंकी कैसे जंगलों में छिपे हैं और आतंकियों को ट्रेस क्यों नहीं किया जा पा रहा है। जानकारी के मुताबिक आतंकी यूरोप रे अल्पाइन क्वेस्ट ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऐप का इस्तेमाल बिना इंटरनेट और जीपीएस से किया जा सकता है। शक है कि आतंकी चीनी मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी है कि ये डिवाइस पहले चीनी सेना ने आईएसआई को दी और उसके बाद आईएसआई ने इसे आतंकियों तक पहुंचाया। और आपने देखा कि पहलगाम के आतंकी अब तक क्यों ट्रेस नहीं हो पा रहे। सेना को 12 अप्रैल को उसी जगह का एक और कम्युनिकेशन डिवाइस किश्तवाड़ में मिला है और साथ ही आपको बता दें इसका नाम है अल्ट्रा डिवाइस। इसकी मदद से आतंकी बात करते थे जिसे ट्रेस करना लगभग असंभव है। यह बिना सर्विस प्रोवाइडर चलता है, सिर्फ सेनाओं के पास होता है जिन्हें युद्ध के समय इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें या फिर खुफिया मिशन में इसे प्रयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन तक कोई भी जानकारी नहीं पहुंच सके। हालांकि अब इसका इस्तेमाल बंद हो चुका है, लेकिन आतंकियों के पास ये डिवाइस मिलता रहा है। माना यह जा रहा है कि आतंकियों तक ये फोन आईएसआई ने पहुंचाया होगा, जिसे चीन पहले आईएसआई के लिए बनाता था।
भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। हालात यहाँ ये हैं कि अभी आर्मी चीफ मुनीर को सैन्य अभ्यास में भी पहुंचकर जवानों का जोश बढ़ाना पड़ रहा है, तो कभी कोर कमांडर्स की मीटिंग लेनी पड़ती है। अब यहाँ साफ है कि भारत के बदले वाले ऐलान से पाकिस्तान खौफजदा हो चुका है, डर चुका है। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान किस कदर टेंशन में दिख रहा है। पहली तस्वीर 1 मई की है, जब पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को वॉर एक्सरसाइज में जाना पड़ा ताकि डरी हुई पाकिस्तानी सेना में जोश भरा जा सके। तो दूसरी तस्वीर रावलपिंडी की है, जहां 2 मई को आसिम मुनीर ने कोर कमांडरों के साथ बैठक की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के रुख से पाकिस्तान किस कदर खौफजदा है, ये दोनों तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। रावलपिंडी में मुनीर ने अपने तमाम कमांडर्स के साथ भारत को लेकर जारी तनाव को लेकर चर्चा की। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पता है कि भारत पठानकोट की तरह कभी भी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। ऐसे में इस बैठक के दौरान भी भारत का खौफ आसिम मुनीर के साथ उनके तमाम कमांडर्स के चेहरे पर साफ दिखा। बैठक में ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तानी आर्मी किसी से कमजोर नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है, भारत अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान का हश्र क्या होने वाला है। भारत की दहशत का आलम यह है कि पाकिस्तानी सेना के अफसर पहले ही अपने परिवार के लोगों को अभी से विदेश भेजने लगे हैं। रावलपिंडी में हुई बैठक में पाक सेना अफसरों की बॉडी लैंग्वेज भी यही दिखा रही है कि उन्हें हर पल भारत के हमले का डर सता रहा है। और पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है, पालनहार है, और इस बात को पाकिस्तान ने दुनिया के सामने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। लेकिन आतंकियों को ट्रेनिंग कहां देता है और कहां से घुसपैठ कराता है, उन ठिकानों का पर्दाफाश अब हो चुका है। पीओके में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सरपरस्ती में पाक फौज आतंकियों की ट्रेनिंग देती है। इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन बहुत से ठिकानों की जानकारी अब सामने आई है। किसी को शक न हो इसलिए पाकिस्तानी सेना की चौकियों के पास आतंकियों के कैंप बनाए गए हैं, यानी पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियों में आतंकियों को पनाह देती है। बालाकोट, मीरपुर, मंगला, जलालाबाद, एबटाबाद में ट्रेनिंग लेने के बाद आतंकी इन लॉन्च पैड्स पर आकर घुसपैठ का इंतजार करते हैं और यहीं से युद्ध विराम उल्लंघन और फायरिंग की आड़ में पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ कराती है। जानकारी के मुताबिक पीओके में पीर पंजाल रेंज के उत्तर में 10 टेरर लॉन्च पैड्स हैं, जबकि दक्षिण में 32 हैं। इन लॉन्च पैड्स पर एक समय में 110 से 130 आतंकी मौजूद रहते हैं। नॉर्थ पीर पंजाल की चौकियों पर 30 से 35 आतंकी रहते हैं, तो वहीं साउथ पीर पंजाल में करीब 100 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार रहते हैं। और देखिए, पाकिस्तानी सेना की चौकियों के पास आतंकी लॉन्च पैड कहां है, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। साथ ही पीओके में पीर पंजाल रेंज के उत्तर में यानी कि एलओसी पर 10 लॉन्च पैड्स भी हैं। दूधनियाल, अब्दुल बिन मसूद, चेलाबंदी, माच फैक्ट्री, गढ़ी दुप्ता, बाश, आलियाबाद, फॉरवर्ड कहूटा में इलाका है जहां पर पाकिस्तानी चौकियां और आतंकी कैंप दोनों ही हैं। पीर पंजाल के साउथ में यानी कि जम्मू के पुंछ राजौरी से सटी एलओसी के पास रावलकोट, डुंगी, तातापानी, हजीरा, कोटली, सेंसा, पलनी, निकियाल, पलक, मीरपुर, तागोश, कुंड, कोट कोटेरा, कुहरीटा पीओके में आतंकी ठिकानों का पता है। साल 2016 में इन्हीं इलाकों में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स को बर्बाद किया था, नेस्तनाबूद किया था। और भारत की तैयारी देख पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है। डर का अंदाजा इस वक्त से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अपने नौसिखिए गांव वालों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग तक दे रहा है। पाकिस्तान की ये ट्रेनिंग पीओके के सुधनोती इलाके में चल रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक गांव वालों को पकड़कर उन्हें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए सैनिक नहीं है जो इन नौसिखियों के भरोसे बैठा है, क्योंकि ये वो गांव वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी बंदूक तक नहीं पकड़ी, लेकिन पाकिस्तान इन्हें चंद घंटों की ट्रेनिंग देकर बलि का बकरा बनाना चाहता है। क्योंकि ट्रेनिंग में बंदूक चलाना और युद्ध में लड़ना अलग बात है, क्योंकि जब भारत के ट्रेंड सोल्जर मौत बनकर पाकिस्तान पर बरसेंगे तब इनका क्या होगा।
पाकिस्तान हमेशा से अपने लोगों को जिहाद के नाम पर भड़काकर बलि का बकरा बनाता रहा है और अब पाकिस्तान पीओके में जिस तरह गांव के लोगों को AK-47 और SLR चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, इसे लेकर खुफिया एजेंसी ने आशंका जताई है। इन्हीं में से कुछ युवाओं को पाकिस्तानी सेना भारत में घुसपैठ और आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। 90 के दशक में पाकिस्तान की सेना ने कुछ इसी तरह से पहले स्थानीय युवाओं को भारत से जंग के डर से हथियार मुहैया कराए और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी। फिर उन्हें आतंकी संगठनों में दाखिल कराया, AK-47 जैसे हथियार देकर भारत में हमला भी करवाया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तार भी पीओके से ही जुड़े, जहां हमला करने वाले आतंकियों को ट्रेंड करके कश्मीर में हमला करने के लिए भेजा गया था। और आज की स्थिति में पीओके में 150 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड स्थित है। पहलगाम हमले की जांच अब जम्मू के कोट भलवाल जेल तक पहुंच चुकी है। साथ ही जेल में बंद 2 आतंकियों के साथ ही पहलगाम हमले में शामिल भी हो सकते हैं, इसीलिए NIA दोनों से सच उगलवाने में लगी है। जम्मू के कोट भलवाल जेल में आतंकी मुश्ताक और निसार बंद है। 1 जनवरी 2023 को राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले में ये शामिल थे। इन दोनों आरोपियों पर यह आरोप है कि उन्होंने उस आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को न केवल LOC पार कराई, बल्कि इस हमले तक को अंजाम देने तक उन्हें उनके रहने और खाने का इंतजाम किया। NIA को शक है कि आतंकी मुश्ताक और निसार के साथ ही पहलगाम हमले में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए NIA ने दोनों आतंकियों से घुसपैठ के रास्तों और आतंकियों के ठहरने के ठिकानों के बारे में पूछताछ की। अगर NIA को इन दोनों आरोपियों के और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हो तो वो इन्हें रिमांड पर भी ले सकती है। जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि डांगरी और पहलगाम हमले का पैटर्न एक ही है। 2023 में भी हिंदुओं को चुन चुन कर आतंकियों ने मारा था और पहलगाम में भी धर्म पूछकर हत्या की। और एक तरफ जहां भारत लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों साथ ही उसका परीक्षण कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी फुलझड़ी टाइप के मिसाइलों का परीक्षण करता छाती ठोकता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को भारत की ताकत का पूरा अंदाजा है। साथ ही सैन्य क्षमता के मामले में भारत 4थे नंबर पर है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का नाम अब्दाली है, जिसकी मारक क्षमता सिर्फ 450 किलोमीटर बताई जा रही है। दावा है कि इसे पाकिस्तान के अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग ने विकसित किया है, जो जमीन से ऑपरेट होने वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगे हुए हैं। हालांकि इस मिसाइल में परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता नहीं है। भारत के पास जहां पृथ्वी 2, अग्नि सीरीज और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वहीं भारत के इन मिसाइलों के सामने ये महज एक फुलझड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। इंटरनेट पर इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें कुछ आर्मी के जवान अल्लाहू अकबर के नारे लगाते दिख रहे हैं। तकबीर! और पाकिस्तान को भारत की ताकत का पूरा अंदाजा है। साथ ही सैन्य क्षमता के मामले में भारत 4थे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। भारत Tier 2 मिलिट्री पावर में आता है, जबकि पाकिस्तान Tier 3 मिलिट्री पावर में आता है। साल 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सेना पर खर्च पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा था। उसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का रक्षा खर्च तकरीबन $86.1 बिलियन तक पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ $10 बिलियन खर्च कर रहा है। पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं सरहद पर दहशत का माहौल भी है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति के सामने आतंकवादियों और उनके मददगारों को चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि इस बार निर्णायक कार्यवाही होगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन
against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. और सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद अब पाकिस्तान जा रहे चिनाब के पानी को भी रोकने की मांग कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अखनूर के लोगों ने चिनाब का पानी रोकने की मांग की है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में चिनाब के पानी को भी रोकने की मांग हो रही है। मांग हो रही है कि सिंधु की तरह चिनाब के पानी को भी पाकिस्तान में जाने से रोका जाए। अखनूर में रहने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को सख्त सजा देने का समय आ गया है। ऐसे में अब पाकिस्तान का पानी रोका जाए। नदी का यह तेज बहाव जम्मू से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली चिनाब नदी का है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय उस पॉइंट पर देख रहे हैं, उस पॉइंट से देख रहे हैं अखनूर के परगवाल सेक्टर में, जहां तक मीडिया को आने की इजाजत है। अब वक्त है, बहुत जरूरी है जी। अगर इस टाइम नहीं होगा फिर बहुत लंबा टाइम पड़ जाएगा ना, इसलिए होना चाहिए कुछ ना कुछ। चिनाब के पानी से पाकिस्तान में सिंचाई के साथ ही बिजली भी बनाई जाती है। ऐसे में अगर चिनाब का पानी रोका गया तो पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ेगी। अगर इस नदी के पानी को रोका गया या कम किया गया तो पाकिस्तान के भूखे मरने की नौबत आ सकती है। पाकिस्तान जानता है कि हिंदुस्तान आएगा और उसके आतंकियों की कब्र खोद देगा और खोद कर वापस जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान डर चुका है। वो अपने देश से लेकर विदेश तक शांति का संदेश दे रहा है और युद्ध से बचने का रास्ता ढूंढ रहा है। पहले की कायराना हरकत, फिर दी परमाणु बम की गीदड़ भभकी और अब रहम की भी। पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। ये यूएन में पाक के एम्बेसडर असीम इफ्तिकार अहमद हैं। हमले के डर से इन्होंने यूएन में गुहार लगाई है। Escalation in South Asia, that's a region which is home to close to 2 billion people, favors none. It is time for sanity to prevail and to allow dialogue and diplomacy to prevent the situation from spiraling out of control. पाकिस्तान कंफ्यूज है। एक तरफ उसके नेता सुबह उठकर एटम बम वाली घुट्टी पी लेते हैं और फिर जब औकात याद आती है तो डर के मारे शांति का तराना गाने लगते हैं। और इंशाल्लाह हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा बुरा वक्त आए कि हमें किसी जंग में एंगेज होना पड़े। हमारी आखिरी वक्त तक ये कोशिश है। और आपको पाकिस्तान के डर के 5 सबूत दिखाते हैं। वो सबूत जो चीख चीख कर सहमे पाकिस्तान का सच बता रहा है। पहला सबूत असीम मुनीर का पुराना वीडियो जारी कर झूठ फैलाना है। दूसरा सबूत भी आपको बता दें, पाकिस्तान ने अमेरिका से भारत को हमला करने से रोकने की गुहार लगाई है। तीसरा सबूत आपको बता दें, पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने आधी रात को हमले का डर जता दिया है। चौथा सबूत आपको दे दें, राफेल की पेट्रोलिंग की खबर से पूरे पाकिस्तान में दहशत देखी गई है। पांचवा सबूत भी आपको दे दें, शहबाज शरीफ बार बार तटस्थ जांच का बहाना बना रहे हैं। उनके यहां के मंत्री और नेता भी कई मंचों पर ऐसी गुहार लगा चुके हैं। भारतीय सेना के वाइपर स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान ने आनन फानन में अपने परम मित्र चीन से टैंक की मांग की है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तकरीबन 40 VT 4 टैंक की खेप जल्द पाकिस्तान रवाना होने जा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो 40 टैंकों की ये खेप चीन के कार्गो जहाज के जरिए कराची भेजी जा रही है। अभी ये साफ नहीं है कि पाकिस्तान ने चीन से इन VT4 टैंक की मांग पहलगाम हमले से पहले की थी या बाद में, लेकिन ये बात पक्की है कि भारतीय सेना की वाइपर स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान को चीन से टैंकों की पूरी रेजिमेंट मिलने जा रही है, क्योंकि आर्म्ड वारफेयर यानी टैंकों की लड़ाई में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाता है। भारतीय सेना के पास इस वक्त 4201 से ज्यादा टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 2500 टैंक हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन से कुल 360 VT4 टैंक का करार किया है।
इनमें से 40 सीधे चीन से खरीदे जा रहे हैं, जबकि बाकी पाकिस्तान में लाइसेंस के तहत बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में भारतीय सेना के टैंक का इतना खौफ है कि गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने हैमर स्ट्राइक नाम की एक एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक टैंक पर चढ़कर अपने सैनिकों को संबोधित किया था। टैंक पर लगे 4 स्टार को लेकर आसिम मुनीर की खिल्ली भी उड़ाई जा रही है। पहलगाम में हुआ कायराना आतंकी हमला पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ने वाला है, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हालात यहाँ ये हैं कि मुनीर को इमरान खान तक से मदद मांगनी पड़ रही है। वहीं दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान अब मिसाइल टेस्ट भी करने जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के रुख से दहशत में दिख रहे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अब पूर्व पीएम इमरान खान से मदद मांगी है। सूत्रों की माने तो मुनीर ने 4 पूर्व सैन्य अधिकारी इमरान खान के पास भेजे हैं। इमरान खान के पास मुनीर ने संदेश भेजा है। पीटीआई के विरोध प्रदर्शन को रोकने की मांग की है। मुनीर के खिलाफ जारी प्रदर्शन रोकने को कहा है। सिंध में जारी प्रदर्शन रोकने के लिए भी कहा गया है। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद उस वक्त पाकिस्तान के पीएम रहे इमरान खान ने आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा दिया था, जिसके बाद से इमरान और आसिम मुनीर के रिश्ते तल्ख ही रहे हैं। लेकिन अब भारत का रुख देखने के बाद मुनीर की हालत इस कदर पतली हो गई है कि वो इमरान खान की मदद मांगने पर मजबूर हो गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान को भारत के हमले का डर लगातार सता रहा है। ऐसे में जहां वो अरब सागर में नौसैनिक चेतावनी जारी कर रहा है, तो एलओसी पर गोलीबारी का सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। तनावपूर्ण हालात में पाकिस्तान की इन सारी कवायद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का संकट और गहरा होता दिख रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के भी कुछ बड़बोले फौजी अफसर भी अब गीदड़ भभकी देने लगे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार रिटायर्ड मेजर जनरल ने जहर उगला है। हालांकि उस विवादित टिप्पणी से बांग्लादेश सरकार ने फिलहाल दूरी बना ली है। पहलगाम हमले के बाद भारत के किसी संभावित हमले की वजह से पाकिस्तान खौफ में जी रहा है, लेकिन बांग्लादेश के कुछ हुक्मरान उस पाकिस्तान की सरपरस्ती में लगे हैं जिसने बांग्लादेश में जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी और उसे आजादी दिलवाई भारत ने। अब उसी बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने गीदड़ भभकी दी है। अपने पोस्ट में फजलुर रहमान ने लिखा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसके लिए चीन के साथ मिलकर सैन्य तैयारी पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। हालांकि इस टिप्पणी से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दूरी बना ली है, लेकिन वहां की सरकार पर सवाल उठ खड़े हुए हैं क्योंकि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी कुछ दिन पहले ऐसे बयान दे चुके हैं। फजलुर रहमान को अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का करीबी माना जाता है। फजलुर रहमान बांग्लादेश राइफल्स के प्रमुख रह चुके हैं, जिसे अब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, लेकिन जब बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेरा तो चन्नी अपने ही बयान से पलट गए। क्योंकि जिस बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को खुद पाकिस्तान स्वीकार कर चुका है, चरणजीत सिंह चन्नी फर्जी बता रहे थे। पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। जैसे ही चन्नी का बयान आया, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बता दिया। ये बाहर से CWC है और अंदर से PWC है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता। जब चौतरफा हमले के बाद चन्नी को लगा कि उनका ये बयान सेल्फ गोल वाला है, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। अरे भैया, इसका ना तो कोई सबूत होता है, ना कोई मांगे जाते हैं, ये कोई। भले ही चन्नी अब कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उनका पुराना बयान लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाता रहेगा। और पहलगाम अटैक के खिलाफ दुनिया भर में विरोध की आवाज उठ रही है। साथ ही जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय सड़क पर उतरे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।
हाथ में तिरंगा और पहलगाम हमले के विरोध वाले पोस्टर के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग सड़क पर नारेबाजी करते आगे बढ़े। भारतीय समुदाय की रैली में एक ऐसा भी पोस्टर दिखा जिसमें पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग की गई। साथ ही ये भी डिमांड की गई कि पहलगाम में सैलानियों को निशाना बनाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बर्लिन के जिस इलाके से मार्च निकला उस रास्ते पर मशहूर ब्रेंडनबर्ग गेट और बर्लिन डोम जैसे स्थल मौजूद हैं। और यूपी के हमीरपुर में एक बाइक सवार की क्रूरता सामने आई है। साथ ही आपको बता दें, उसने अपनी बाइक गली में चल रहे एक बच्चे की गर्दन पर चढ़ा दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस जगह बच्चे को टक्कर मारी वो सकरी गली थी, लेकिन पल्सर सवार तेज रफ्तार में आया और बच्चे की गर्दन पर गाड़ी चढ़ा दी। बताया जा रहा है कि बच्चा घर में खेल रहा था। जैसे ही घर से बाहर आया, बाइक बच्चे की गर्दन पर चढ़ा दी। काफी दूर तक बच्चा घसीटता रहा, लेकिन बाइक सवार ने ब्रेक नहीं लगाए, उल्टा खड़े होकर बच्चे को देखता रहा। जब गली में मौजूद लोगों ने बाइक सवार को पकड़ने की कोशिश की तो बाइक सवार उनसे भी उलझने लगा और बच्चे की गलती बताने लगा। लेकिन जब ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए तो बाइक सवार ने बच्चे के इलाज का भरोसा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मौके से फरार हो गया। जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने बाइक सवार के खिलाफ राट कोतवाली में तहरीर दी। अब पुलिस बाइक सवार की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक बाइक सवार की पहचान नहीं हो पाई है। अगर आपको आसपास कोई अजगर दिख जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है डर जाएंगे या वहां से दूर चले जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा में एक अजगर कौतूहल का विषय बन गया है। अजगर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। भोजन की तलाश में एक बड़ा अजगर पेड़ पर चढ़ गया। किसी ने पेड़ पर अजगर को देखा और बुला लिया सबको। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई सेलिब्रिटी आया। जिसको पता चला वो दौड़ा चला। सबके कैमरे निकल गए। हर कोई इस अजगर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना चाहता था। इस बीच वन विभाग की टीम को भी सूचना दी गई। टीम ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को नीचे उतारा और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। अमेरिका के येलो स्टोन नेशनल पार्क के पास आपको बता दें एक बड़ा हादसा हो गया। एक पिकअप ट्रक और टूर वैन आपस में भिड़ गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। देखिए, ये टक्कर इतनी भीषण थी कि जैसे ही डोम रैम पिकअप ट्रक और मर्सिडीज पैसेंजर वैन आपस में टकराई, दोनों में आग लग गई, जिससे टूर वैन में मौजूद पैसेंजर्स को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जिस जगह ये हादसा हुआ वो येलोस्टोन का हाईवे 20 है, जो काफी व्यस्त रहता है। लेकिन आग और धुएं का गुबार देख हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर बुलाना पड़ा। इस दौरान हाईवे 7 घंटे तक बंद रहा। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 पैसेंजर्स घायल हो गए। ये सभी टूर वैन में मौजूद थे। घायलों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें कुछ की हालत गंभीर है। हालांकि ये टक्कर कैसे हुई इसका पता नहीं चला है। और तमिलनाडु के करूर में गोदाम में आग लगने के बाद वहां लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के काफी देर बाद भी फायर ब्रिगेड को गाड़ी आग बुझाने के लिए नहीं पहुंच पाई। अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। शुरू में गोदाम में मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि पूरे गोदाम को अग्निकुंड बना दिया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब आग लगी तब गोदाम में बड़ी संख्या में कर्मचारी भी मौजूद थे जो पैकिंग का काम कर रहे थे। हालांकि किसी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई। जिस गोदाम में आग लगी उसमें ड्रिप सिंचाई के पाइप, मोटर, तार जैसे सामान रखे थे जो जलकर राख हो गए। जो सामान गोदाम के बाहर था वो बच गया। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। और बिहार में कानून का इकबाल एक बार फिर से सवालों में है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की है। लाखों की लूट को अंजाम देकर बड़े आराम से फरार भी हो गए।
ये सीसीटीवी फुटेज उसी ज्वेलरी शॉप का है जहां लूट हुई और उस वक्त का है जब लूट हुई है। ज्वेलरी शॉप में कुछ ग्राहक भी बैठे थे। तभी मुंह ढके हुए हथियारों से लैस लुटेरों ने धावा बोला। बंदूक की नोक पर दुकानदार और ग्राहकों को बंधक बनाया और लूटपाट शुरू कर दी। ग्राहकों के साथ छीना झपटी भी की गई। पहले तो लुटेरों ने तेजी से काउंटर में रखे गहने और पैसे लूटे, फिर तिजोरी का रुख किया। एक एक करके गहने लूटे और एक बैग में भरे। इस दौरान बीच बीच में पिस्तौल दिखाकर दुकानदार को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। कुछ लुटेरों ने दुकानदार को पीटा भी। 6 की संख्या में आए थे अपराधी, लगभग 10 से 15 लाख 15 लाख का कैश मिलेगा। वारदात को कुल 6 लुटेरों ने अंजाम दिया। सभी ने अपने मुंह ढक रखे थे और हथियारों से लैस थे। बाइक में सवार होकर आए थे, जिनके पकड़ने के लिए पुलिस सुराग जुटाने में लगी है। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, अभी तो प्रारंभिक दौर में है। हम लोग हर पहलू से देख रहे हैं। और झांसी में शादी के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। डीजे वाले से एक पक्ष अपनी पसंद का गाना बजाने को कह रहा था, तो वहीं दूसरा पक्ष गाना बदलवाने का विरोध कर रहा था। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। गाना बदलवाने का विवाद कहासुनी से मारपीट तक पहुंच गया। फिर क्या था, कुर्सी उठाकर एक दूसरे पर हमला करने लगे। चीख पुकार के बीच टेंट वाले की कुर्सी से लगातार हमला होता रहा। फिर दूसरा पक्ष ईंट लेकर हमलावर हो गया और पहले पक्ष को गली में दौड़ा कर भेजा। मामला झांसी के थाना बरुआ सागर का है। मारपीट के बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को थाने लेकर चली गई। गाने को लेकर पड़ोसियों के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में फिर दबंगई दिखी है, वो भी 3 दबंगों ने दबंगई की है। एक ही परिवार के लोगों से मारपीट की है और पिस्तौल तान दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां भीड़-भाड़ वाले इलाके चौक में सरेआम सड़क पर दबंगों ने दबंगई दिखाई। बीच सड़क पर दबंगों और स्थानीय लोग आपस में उलझते दिखे। खास बात ये भी थी कि वहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन वो भी तमाशबीन बने रहे। साफ दिख रहा है कि एक शख्स के हाथ में पिस्तौल थी, जिसे दूसरा शख्स छीनने की कोशिश में लगा था, लेकिन पुलिसकर्मी भी बीच बचाव करते दिखे। दरअसल 3 दबंग रात में एक घर के सामने रुकते हैं और वहाँ यूरिनेट करने की कोशिश करते हैं। जब घर वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उलझ गए और मारपीट करने लगे। इस दौरान उन्होंने पिस्तौल भी तान दी। पिस्तौल तानते ही स्थानीय लोगों और वहां मौजूद लोगों में डर का माहौल था। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह पिस्तौल को बरामद किया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस उन दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। और चीन ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान अपने जवानों की जान बचाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तिब्बत में ड्रिल के दौरान रोबोट डॉग के एक्शन की कुछ तस्वीरें हैरान करने वाली, देखिए। पीठ पर गन और सामने दुश्मन थे। तेज रफ्तार से रोबोट डॉग आगे बढ़ा और एक मकान में छिपे आतंकियों को मार गिराया। रोबोट डॉग आगे आगे और पीछे चीन के जवान थे। रोबोट डॉग दुश्मनों को मारकर न सिर्फ रास्ता बना रहा था, बल्कि चाइनीज जवानों को निर्देश भी दे रहा था कि किस तरह से दुश्मनों की घेराबंदी करनी है। दरअसल चीन ने एंटी टेरर अभियान के लिए इस रोबोट डॉग को तैयार किया है। इसकी असली परीक्षा तिब्बत में ली। रोबोट डॉग को घर में छिपे आतंकियों को मारने का टास्क दिया गया, जिसे रोबोट डॉग ने सफलतापूर्वक पूरा किया। ड्रिल के दौरान दुश्मनों को चुन चुन कर मार गिराया। चीन अपने जवानों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी का इस्तेमाल तेजी के साथ कर रहा है और तिब्बत में इसकी तैनाती कर दी गई है। और उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अब तक का सबसे बड़ा बाघ मिलने का दावा किया गया है। पर्यटकों को ये बाघ फोटो सफारी जोन में दिखा है, जिसे देखने के लिए अब भारी संख्या में जो भीड़ है वो उमड़ रही है। बाघ का वजन करीब 300 किलोग्राम है और लंबाई 6 फीट के आसपास है, जो इसे एशिया का सबसे बड़ा बाघ बना सकती है। स्थानीय वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों ने इस बाघ को प्यार से हरम्यूलिस नाम दिया है। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने सबसे पहले इसकी तस्वीरें दिखाई थी, जिसके बाद इस बाघ की लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। इधर वन विभाग कैमरे के जरिए बाघ पर लगातार नजर रख रहा है, ताकि इसे समय समय पर ट्रैक किया जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये बाघ वाकई एशिया का सबसे बड़ा है तो ये रामनगर के फाटो जोन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला सकता है। हालांकि रामनगर पहले से ही बाघों के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के कॉर्बेट नेशनल पार्क विश्व भर के बाघ प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और अमेरिका के आइडाहो में दुनिया के सबसे लंबे डॉग और सबसे छोटा डॉग की मुलाकात करवाई गई। इस मुलाकात की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। देखिए। असल में दोनों डॉग्स के बीच ऊंचाई और लंबाई में अंतर बहुत ज्यादा है, जो न सिर्फ लोगों को हैरान कर रहा है बल्कि चर्चा का विषय भी बन गया। कई लोग इसे कुदरत का करिश्मा भी कह रहे हैं। दोनों डॉग्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉग रेगिनॉल्ड 7 साल का है और उसकी लंबाई 3 फीट 3 इंच है। रेगिनॉल्ड इतना बड़ा है कि वो जमीन पर खड़े होकर काउंटर पर रखे खाने को खा सकता है। वहीं दुनिया के सबसे छोटे डॉग पर्ल की लंबाई सिर्फ 3.59 इंच है, जो गोद में बिठाने पर ठीक से नजर भी नहीं आता। वहीं रेगिनॉल्ड के सामने पर्ल बच्चे सा दिखता है। और गोवा में श्री लहराई यात्रा के दौरान देर रात भगदड़ मचने से 7 लोगों की जान चली गई है और साथ ही 50 से अधिक श्रद्धालु घायल भी हो गए हैं। इसमें 30 की हालत फिलहाल गंभीर है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हादसा अंगारों पर चलने की रस्म के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई, जिसमें 50 से ज्यादा लोग चपेट में आ गए। हादसे के बाद जहां हजारों की भीड़ थी, वहां पर सन्नाटा छा गया और सब कुछ बिखर गया। गोवा के शिरगांव मंदिर में हर साल इसी वक्त श्री लहराई यात्रा का आयोजन होता है। इस बार भी परंपरा के मुताबिक श्रद्धालु यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन सुबह 3 बजे अचानक अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। भगदड़ में दम घुटने से कई की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल हो गए। घटना के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की। और ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। फिलहाल के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।